नारियल की बर्फी। सुंदरपुर गांव में वेंकटेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुब्बुलक्ष्मी और बेटे सुंदर के साथ रहता था। उसका हंसता खेलता परिवार था। वेंकटेश के नारियल के बाग थे। वो नारियल के पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़कर उन्हें नारियलों के व्यापारियों को बेचकर पैसे कमाता था। वेंकटेश और सुब्बुलक्ष्मी दोनों अपने बेटे सुंदर को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे। एक दिन वेंकटेश ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुब्बुलक्ष्मी, अपना बेटा सुंदर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ हाँ जरूर बनेगा। आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो। मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आखिर सुंदर को मेरी तरह नारियल वाला थोड़े ही बनाना है। वो तो बड़ा अफसर बनेगा। तभी सुंदर वहाँ आ जाता है और वेंकटेश से कहता है, अप्पा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर देखना, मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा। ठीक है मेरे लाल, ठीक है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वेंकटेश हर मौसम में नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा करता था। वो अपने कर्म में निपुण था। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार 2 दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेंकटेश और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान करे ये बारिश जल्दी रुक जाए ताकि मैं जल्दी से नारियल तोड़ पाऊं। लेकिन आज आप पेड़ पर मत चढ़ना, पेड़ गीले होंगे, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अरे मेरी सुब्बुलक्ष्मी, मैं पहले भी इतने सालों से गीले पेड़ों पर चढ़ चुका हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आसानी से अपना काम पूरा करके आ जाऊंगा। हाँ, वो तो मैं भी जानती हूँ, पर सावधानी बरतनी जरूरी है ना। इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश हुई है। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं पेड़ पर सावधानी से ही चढ़ता हूँ। हाँ? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। कुछ घंटों बाद बारिश थम जाती है और धीरे धीरे पेड़ सूखने लगते हैं। वेंकटेश नारियल तोड़ने के लिए घर से निकल ही रहा था, तभी उसका बेटा सुंदर बोलता है, अप्पा, मैं भी आज आपके साथ चलूंगा। मुझे भी आपकी तरह पेड़ पर चढ़ना सीखना है। अरे अरे अभी नहीं, फिर कभी, क्योंकि अभी तो नारियल के पेड़ गीले होंगे बेटा। अगर आप गीले पेड़ पर चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता? ठीक है, चल आज तुझे भी चढ़ना सिखा दूंगा। चल संभल कर चढ़ना, कहीं हाथ पैर मत तुड़वा लेना। हाँ माँ, मैं बिल्कुल संभल कर चढ़ूंगा। अरे चिंता मत करो सुब्बुलक्ष्मी, मैं हूँ ना, इसका ख्याल रखूंगा। वेंकटेश और सुंदर अपने बाग की तरफ चल देते हैं और थोड़ी ही देर में बाग पहुँच जाते हैं। वेंकटेश सुंदर को पेड़ पर चढ़ना सिखाता है। ये देख सुंदर, ऐसे बड़े अच्छे से देख देख कर कदम रखना, ठीक है? ठीक है अप्पा। सुंदर कोशिश करने लगता है, पर बार बार कोशिश करने पर भी उसका संतुलन बन नहीं रहा था। तुम कोशिश करते रहो, मैं तब तक नारियल तोड़ता हूँ। ध्यान से कदम रखना, वरना तेरी माँ मुझ पर चिल्लाएगी। ठीक है अप्पा, आप चिंता मत कीजिए, मैं गिरूंगा नहीं। वेंकटेश दूसरे पेड़ों की ओर देखता है। बारिश बहुत हुई है। बारिश की वजह से पेड़ों पर काई भी जम गई है। मुझे सावधानी से पेड़ पर चढ़ना होगा। फिर वेंकटेश नारियल के लंबे पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस पेड़ के सारे नारियल तोड़ दिए। यहाँ सुंदर अभी भी नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वेंकटेश एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ पर चढ़ा और उस पेड़ से भी उसने सारे नारियल तोड़ दिए। वो इस पेड़ से नीचे उतर रहा था कि तभी सुंदर की आवाज आई, अप्पा। अचानक सुंदर की आवाज सुनते ही वेंकटेश का संतुलन बिगड़ गया और काई की वजह से लगे फिसलन से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अप्पा, अप्पा। सुंदर अपने अप्पा के पास दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि वेंकटेश के सर से खून बह रहा है। सुंदर ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई। 2 गांव वाले सुंदर की आवाज सुनकर उसके पास आ जाते हैं और वेंकटेश को अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ घंटों तक वेंकटेश का ऑपरेशन चलता है। सुब्बुलक्ष्मी और सुंदर दोनों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डॉक्टर बाहर आते हैं और सुब्बुलक्ष्मी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, अब वो ठीक तो है ना? घबराओ मत, वो अब ठीक हैं।
लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी में बुरी तरह चोट लगी है। शायद वो अब फिर कभी बैठ नहीं पाएंगे। जिंदगी भर सिर्फ बिस्तर पर ही उन्हें लेटना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुंदर और सुब्बुलक्ष्मी और रोने लगे। अब हमारा क्या होगा, हे भगवान। सुब्बुलक्ष्मी और सुंदर वेंकटेश से मिलने अंदर गए। वेंकटेश सुब्बुलक्ष्मी से बोलता है, सुब्बुलक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, देखना मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। सुब्बुलक्ष्मी रोने लगती है। सुंदर रोते रोते बाहर चला जाता है। उसे क्या हुआ? क्या बात है सुब्बुलक्ष्मी? डॉक्टर ने बोला है कि आप कभी बैठ नहीं पाएंगे। आपकी कमर की हड्डी पर गहरी चोट लगी है। क्या? अब वेंकटेश भी डर गया। 1 महीने बाद वेंकटेश को घर लाया गया। वेंकटेश और सुब्बुलक्ष्मी बहुत चिंता में थे। वेंकटेश सुब्बुलक्ष्मी से कहता है, अब घर कैसे चलेगा? मैं तो उठ ही नहीं सकता। पेड़ पर चढ़कर नारियल कैसे तोड़ूंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, ये कैसा संकट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना कुछ कर ही लूंगी। अरे सुब्बुलक्ष्मी, तुम अकेली कैसे घर चला पाओगी? कुछ न कुछ हो जाएगा, भगवान हमारी मदद करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सुब्बुलक्ष्मी उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वेंकटेश का दोस्त मोहन उसे देखने आया था। वो वेंकटेश से कहता है, भाई आज ही गांव से लौटा हूँ, तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं तुमसे मदद लेकर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। तू चिंता मत कर भाई, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। तभी वेंकटेश की पत्नी मोहन से कहती है, मैं कोई काम कर लूंगी, आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं क्या? काम तो नहीं ढूंढ सकता, पर बता सकता हूँ कि क्या करना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अक्का, आप ये जो नारियल की बर्फी घर में बनाकर हम लोगों को खिलाती हो ना, पता है आपको, पूरे गांव में हर कोई आपकी बर्फी की तारीफ करता है। मुझे पूरा विश्वास है आप नारियल की बर्फी बनाकर बाजार में बेचेंगी तो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगी। लोग मेरी नारियल की बर्फी खरीदेंगे? अब बिल्कुल खरीदेंगे। आपके हाथ का स्वाद ही निराला है। आप कोशिश तो कर ही सकती हैं ना। लेकिन उसके लिए भी तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा। बिल्कुल नहीं, पहले थोड़े से शुरुआत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। हाँ, अगर थोड़ी की शुरुआत करने लायक भी पैसे ना हो तो उतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। कहते ही मोहन सुब्बुलक्ष्मी को थोड़े पैसे निकाल कर दे देता है। सुब्बुलक्ष्मी संकोच में वेंकटेश की तरफ देखती है। मोहन दोनों को देखकर कहता है, अरे जब पैसे आ जाएं तो वापस कर देना। अरे मोहन इतना तो कर ही सकता है ना। सुब्बुलक्ष्मी को पैसे कमाने का एक रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सुब्बुलक्ष्मी ने अपने हाथ से नारियल की बर्फी बनाई और गांव के बाजार में ठेला लगाकर बैठ गई। कई गांव वाले सुब्बुलक्ष्मी को देख रहे थे, पर किसी ने उसकी बर्फी नहीं खरीदी। तभी वहां मोहन आया और सुब्बुलक्ष्मी से कहता है, अक्का, मुझे आधा किलो नारियल की बर्फी दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। सुब्बुलक्ष्मी ने मोहन को आधा किलो नारियल की बर्फी दी और नारियल की बर्फी के पैसे ले लिए। तभी वहाँ कुछ गांव वाले खड़े थे। उनसे मोहन कहता है, अरे ओ भास्कर अन्ना, कुमार, सुरेश, स्वामी, अरे यहाँ आओ, ये देखो ये बर्फी कितनी स्वादिष्ट है भाई, आज तक आपने कभी नहीं खाई होगी। अरे जरा चखकर तो देखो, आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोहन के बुलाते ही काफी लोग वहाँ आ जाते हैं। सभी ने बर्फी का एक एक टुकड़ा चखा। उसमें से एक आदमी ने बोला, अरे ये बर्फी तो बहुत स्वादिष्ट है भाई। अरे सुब्बुलक्ष्मी, मेरे लिए 1 किलो बांध दो। हाँ, अरे सच में, अरे ऐसी नारियल की बर्फी तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई थी। अरे अक्का, और मुझे भी 1 किलो बर्फी दे दो, आज मैं सारे परिवार को नारियल की बर्फी खिलाऊंगा। जितने लोगों ने बर्फी चखी, सभी ने सुब्बुलक्ष्मी से नारियल की बर्फी खरीद ली और देखते ही देखते सुब्बुलक्ष्मी की सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई। फिर मोहन सुब्बुलक्ष्मी से कहता है, देखा अक्का, सारी नारियल की बर्फी खत्म हो गई ना।
धन्यवाद। अगर आप बर्फी नहीं खरीदते तो कोई नहीं खरीदता। अरे ऐसा नहीं है अक्का, कोई ना कोई जरूर खरीदता। आपकी नारियल की बर्फी बहुत अच्छी है, इसीलिए अब गांव वाले खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। बस लोगों को चखाने की जरूरत थी। आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगी। उस दिन से सुब्बुलक्ष्मी रोज नारियल की बर्फी बनाती और गांव के बाजार में बेचा करती थी। नारियल की बर्फी से उसकी कमाई अच्छी होने लगी। एक दिन सुब्बुलक्ष्मी और वेंकटेश बात कर रहे होते हैं, तभी उनका बेटा सुंदर उनके पास आता है और उनसे कहता है, माँ, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 500 रुपए दो ना। हाँ बेटा, शाम को दूंगी। ठीक है माँ। सुंदर वहाँ से चला जाता है और वेंकटेश सुब्बुलक्ष्मी से कहता है, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना जाने कब मैं ठीक होऊंगा। इससे तो अच्छा कि मैं मर ही जाता। तुम लोगों के ऊपर बोझ तो नहीं बनता। ये क्या कह रहे हो जी? आप चिंता मत कीजिए, मैंने शहर के अस्पताल में बात की है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शहर का अस्पताल? उधर तो बहुत पैसा लगेगा सुब्बुलक्ष्मी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इलाज के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। वो सब छोड़िए, अब आप आराम कीजिए, मैं बाजार जाती हूँ। उसके बाद सुब्बुलक्ष्मी बाजार चली गई और बाजार में बर्फी बेचने लगी। शाम तक उसकी सारी बर्फी खत्म हो गई और सुब्बुलक्ष्मी घर चली गई। एक दिन सुब्बुलक्ष्मी वेंकटेश से कहती है, कल आपको अस्पताल लेकर जाना है। वहाँ बहुत पैसा लगेगा ना? आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं और हमारे नारियल की बर्फी का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। भगवान की मर्जी रही तो वो भी हो जाएगा। अगले दिन वेंकटेश को स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। स्पेशलिस्ट ने वेंकटेश के कुछ स्कैन्स किए और सुब्बुलक्ष्मी से कहा, अब ये ठीक हो सकते हैं, एक सर्जरी करनी होगी, लेकिन सर्जरी में खर्चा ज्यादा होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर? यही 2 लाख के आसपास। ठीक है डॉक्टर, मैं पैसे जमा करती हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। सुब्बुलक्ष्मी उस दिन हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए जमा कर देती है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने वेंकटेश का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन होने के बाद सुब्बुलक्ष्मी को अंदर बुलाया और डॉक्टर ने उससे कहा, ऑपरेशन सफल हो गया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से परिवार की जिंदगी में खुशियां आ गई, जिसे देखकर सुंदर और सुब्बुलक्ष्मी के खुशी के आंसू नहीं रुक पाए। आज इतने दिनों बाद वेंकटेश उठकर बैठा था। सुंदर वेंकटेश से रोते रोते कहता है, अब्बा। अरे सुंदर, अब क्यों रो रहा है? देख, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ, अब सब ठीक हो गया है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों बाद वेंकटेश चलने लगा। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुब्बुलक्ष्मी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? सब कुछ अच्छा ही होता। अब सब ठीक है ना, तो बीती बातों को क्यों सोचना, आप आराम कीजिए। सुब्बुलक्ष्मी सुंदर को आवाज देती है, सुंदर, अप्पा का ख्याल रखना, मैं नारियल की बर्फी बेच कर आती हूँ। आज भी बेचने जाओगी? इस नारियल की बर्फी की वजह से सब कुछ ठीक हुआ है। इसने हमारी तब मदद की जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, तो अच्छे वक्त में हम इसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। आप आराम कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, पर कल से मैं नारियल तोड़कर उसकी बर्फी बनाकर तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने नारियल की बर्फी के व्यापार को हम और आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ जरूर, अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। कहकर सुब्बुलक्ष्मी बाजार चली जाती है। अगले दिन वेंकटेश और सुंदर दोनों सुब्बुलक्ष्मी के साथ नारियल की बर्फी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। उनके परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है। उनकी नारियल की बर्फी का व्यापार अब और भी अच्छे से चलने लगता है। शिक्षा। देखा ना बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि वक्त कैसा भी हो, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उस समय सुब्बुलक्ष्मी ने हार मान ली होती तो आज सुब्बुलक्ष्मी का जीवन कुछ और ही होता।